आप जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन सर। मैं धीरेन शुक्ला। इसके पूर्व में आपने नंबर सिस्टम का पहले भाग में आपने पढ़ा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बाद में आपने पढ़ा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद पूर्णांक कितने प्रकार के, उसके बाद में सम विषम संख्याएं और इन संख्याओं को जोड़ना, और उसके बाद आपने पढ़ा था भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और भाज्य और अभाज्य के बाद आपने पढ़ा था सहभाज्य, फिर जुड़वा अभाज्य। ठीक है, अब नेक्स्ट अगली आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें कि हम P बटे Q के रूप में निरूपित कर सकें, जहां P और Q पूर्णांक हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लें कि P बटे Q के रूप में इसको निरूपित किया जा सके ऐसा, और ये P और Q पहले से निरूपित हो या ना हो, लेकिन इसे P बटे Q के रूप में निरूपित किया जा सके। ठीक है, और P जहां पर P क्या होना चाहिए आपका, P एक पूर्णांक होना चाहिए, P एक पूर्णांक हो, और Q भी क्या हो, पूर्णांक हो। लेकिन यहीं पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। Q पूर्णांक हो, P भी पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक बात फिर ध्यान देंगे कि परिभाषा है कि इसे निरूपित किया जा सके। सेंटेंस पे ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि पूर्व में जैसे मान लिया यहां पे लिखा हुआ है 5, अब ये तो पूर्णांक है और हर में यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, तो इसे P बटे Q के रूप में निरूपित किया जा सका। मान लिया यहाँ पर माइनस लगा दिया गया, तब भी ये परिमेय है, पहले भी परिमेय था। मैंने 2 बटे 3 लिख दिया, ये भी एक परिमेय मान है। ठीक है, माइनस 2 बटे 3 लिख दिया, ये भी परिमेय मान है। मैंने लिख दिया 3.14। अब मैंने कहा था परिभाषा में कि इसे P बटे Q के रूप में निरूपित किया जा सके। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ कंडीशन क्या लगेगी, 1 0 0, और ये पॉइंट आपका कैंसिल। अब आप देख रहे हैं कि ये P बटे Q के रूप में निरूपित किया जा सका, जहां P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, इसलिए ये भी एक कैसा मान है, एक परिमेय मान है। कोई भी और वैल्यू ले लेते हैं, मान लिया लिखा है 2 पॉइंट या 0.237, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल करेंगे 1 0 0 0, और ये भी ऐसा आपका आ जाएगा कैसा, P बटे Q के रूप में इसे भी निरूपित किया जा सका। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 22/7, जिसको कि लोगों का पूरी तरीके से वो एकाग्र हो जाते हैं कि पाई का मान है। आप ध्यान रखिए, ये तो आपका परिमेय मान है। परिमेय अगर कहा जाए तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, किंतु अगर कहीं पर पाई लिख दिया जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, यहाँ पर ये अप्रॉक्स में 3.14 अगर कहें तो ये भी लगभग मान था, लेकिन मैं जब 3.14 या कोई भी ऐसा वैल्यू ले रहे हैं तो वो एक परिमेय हो गया। यहाँ पर ऐसे ही 22/7 आया, जिसे कि P बटे Q के रूप में निरूपित किया जा सका। लेकिन यदि पाई ले लिया जाए, एक संकेत, एक चिन्ह, तो उसमें निश्चितता नहीं है कि अंश, और वो इसी के लिए नहीं, किसी भी स्थिति में तो पाई एक कैसा मान हो जाएगा, अपरिमेय मान होगा। कई बार एग्जाम में ये भी ऑप्शन था, ये भी था, पाई था, तो पाई कैसा मान है, एक अपरिमेय मान है। और यहीं पर अगर मैं अपरिमेय की परिभाषा देखूं, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय के लिए ऐसा ही कहा गया कि इसके लिए जो परिभाषा होगी
वो होगी कि वे मान जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित ना किया जा सके, ठीक है, और P और Q यहाँ पर हमने बताया था दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। अब ऐसे केस क्या होंगे कि जैसे मैंने लिखा √5, ये एक कैसा मान है, ये एक अपरिमेय मान है, ठीक है, क्योंकि इसका रूट से ये यहाँ पर करणी का, इसको करणी का चिन्ह बोलते हैं सर्ट्स, और यहाँ पर ये 5 जो है करणी से मुक्त नहीं हो पाएगा, इसलिए ये एक अपरिमेय मान है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं √9, अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा 3, ±3 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपन में 1, तो ये आपका कैसा मान है, ये एक परिमेय मान है। √9 कैसा मान है, ये एक परिमेय मान है, ठीक है। अगर यहीं पर आ जाता है क्यूब रूट, मान लिया आ गया 4, या नहीं 4 तो यहाँ पर आ गया 16। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि क्यूब रूट है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर क्यूब रूट का मतलब है 3 3 के पेयर बनेंगे, अगर फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 3 का जोड़ा बनेगा क्योंकि यहाँ करणी की घात 3 है, ये करणी की घात बोली जाती है। तो ये जब 3 का एक जोड़ा बना तो ये 2 तो मुक्त हो गया, लेकिन ये करणी से मुक्त नहीं हो पाया, इसलिए ये भी कैसा मान है, अपरिमेय मान है। ये कैसा मान, अपरिमेय मान, ये भी अपरिमेय मान। लेकिन यहीं पर अगर लिख दिया जाए क्यूब रूट 27, तो ये कैसा मान होगा, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 और क्यूब रूट, ये क्यूब इससे क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 इससे करणी से मुक्त हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, और ये कैसा मान हो जाएगा, एक परिमेय मान हो जाएगा। यहाँ पर 3/1 की स्थिति। यहाँ पर अगर 5/0 लिख दिया जाए तो ये भी, क्योंकि 0 इनफाइनाइट हो जाता है, ये भी कैसा अपरिभाषित की स्थिति में, तो यहाँ पर अपरिमेय, ये जो 5/0 लिखा है ये कैसा मान होगा, कि ये भी अपरिमेय मान होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अगर कोई भी वैल्यू आती है और वो हम यहाँ पर जितनी घात है उस स्थिति में उसके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद उसके पेयर बनाते हैं, जितनी घात होती है उतने पेयर, अगर इस करणी से वो मुक्त हो जाता है तो वो आपका कैसा मान होगा, परिमेय मान होगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर ये करणी का चिन्ह चाहे वर्गमूल हो, चाहे घनमूल हो, चाहे चतुर्थ मूल हो, अगर वो करणी ये इससे बाहर नहीं हुआ, पूरा का पूरा मान बाहर आ जाता है करणी से बाहर, तो वो आपका परिमेय हो जाएगा। अगर करणी से मुक्त नहीं होता है उसको सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ? और ऐसी स्थिति में अगर करणी से वो मुक्त हो जाएगा, अर्थात करणी नहीं है, तो वहां पर मान परिमेय होगा। अगर करणी में गत है, अगर कुछ भी करणीगत रहेगा तो वो आपका कैसे हो जाएगा, एक अपरिमेय मान होगा। हाँ, यहाँ पर माइनस प्लस से परिमेय अपरिमेय का कोई लेना देना नहीं है, माइनस हो या प्लस हो, उससे -22/7 लिख देंगे तब भी परिमेय है, प्लस का है तब भी परिमेय है। लेकिन अगर यहीं पर रूट लग गया, क्यूब रूट लग गया, अर्थात ये साइन चिन्ह लगा है, करणी का चिन्ह लगा है, सर्ट्स का चिन्ह लगा है, और उसके बाद हम उसको उसके फैक्टर करके इस करणी से मुक्त करना चाहें, अगर करणी से मुक्त नहीं होता है तो इसके इक्विवेलेंट हम उसको फैक्टर करते हैं, और अगर फैक्टर करने पर जैसे इसका किया गया है तो ये करणी से, अब जैसे √5 के तो फैक्टर हो ही नहीं रहे हैं, 5 × 1 तो पेयर तो बनेंगे नहीं। यहाँ पर देखते हैं पेयर बनने का मतलब ये 5 करणी से मुक्त नहीं हो पाएगा। 16 को देखा तो मैंने यहाँ देखा कि 2 निकला, लेकिन 2 फिर भी इसके बाद ये वाला 2 इससे करणी के, सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे एक गलती है इसके अंदर 2, तो ये 2 करणी से मुक्त नहीं हो पाया, जो कि इस कारण से ये अपरिमेय मान रह गया। अगर ये 2 भी अगर कहीं बाहर आ जाता, करणी से मुक्त हो जाता, तो ये आपका कैसा मान हो जाता, एक परिमेय मान हो जाता। तो समझ गए होंगे कि अगर पेपर में परिमेय और अपरिमेय ऑप्शन में दिया है कि कौन सा मान परिमेय है कौन सा अपरिमेय है, तो आप बता पाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि पाई जो है ये अपरिमेय मान है। पाई कैसा मान है,
ये अपरिमेय मान है। ठीक है, तो ये आपकी थी कौन सी संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, अब नेक्स्ट अगली संख्या आती है, मैं अगली संख्या बता रहा हूं आपको। अगला आप देखेंगे मान, यहां पर एक आपका आता है क्वेश्चन वास्तविक मान। वास्तविक मान और दूसरा आपका काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक मान। अब ये दोनों में आप समझ लेंगे कि अभी मैं चर्चा कर रहा था और आने वाले समय में कि जब मेरा कभी क्लास पड़ेगा आपका घातांक और करणी का, तो आप विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी मान लिखा हुआ है, अगर +5 है यह भी वास्तविक मान है, -5 है यह भी वास्तविक मान है, √5 ये भी वास्तविक मान है, √7 ये भी आपका वास्तविक मान है। ये सब कैसे मान है, वास्तविक मान है। अब इसमें अगर यहीं पर लिखा हुआ है कि √9 तो ये भी आपका वास्तविक मान हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसमें और ऐड करें कि काल्पनिक मान की स्थिति क्या रहती है, तो जो ये सर्ड्स वाला साइन है यहाँ पर कुछ भी घात नहीं लिखी है, तो करणी जब आगे चर्चा होगी तो यहाँ करणी की घात 2 मानी जाती है, कुछ नहीं है। इसीलिए आप 2 के जितना यहाँ घात होती है उतने जोड़े बनाते हैं, तो करणी की घात 2 अगर कुछ नहीं लिखी 2 मानी जाती है, यहाँ पर 2 मानते हैं। इसके अनुसार यहाँ पर छोटा सा यहाँ पे 2 लिखा रहता है, तो 3 4 लिखा रहता है, 2 माना ही जाता है घात में। तो अगर कभी भी करणी की घात 2 है या सम है, मतलब 4 भी 5 है 6, तो अगर अंदर को मान लिया यहाँ पर लिखा है कि रूट के अंदर -4, तो अब अगर हम कहें कि इसका ये मान, तो ये मान जो आएगा ये आपका वास्तविक नहीं होगा, ये किसके अंतर्गत चला जाएगा, काल्पनिक। तो देखिए ये रूट के अंदर कैसा आया, -4। अब इसका रीजन क्या है कि काल्पनिक होने का, देखेंगे कि अगर इसके फैक्टर करें हम, तो अगर जो मान यहां से देखते हैं कि इसका मान क्या आएगा, तो अगर ऐसा लिखें 2 × 2, अब सेटिस्फाई कराएं अगर, तो यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस का, तो अगर ऐसा लिखते हैं तो यहां पर ये पेयर के रूप में बाहर नहीं हो पाएगा। अर्थात ये वैल्यू अगर मैं लिखता हूं √4, तो ये तो हो जाता है प्लस का 2 और माइनस का भी 2, +2 का स्क्वायर करो तो 4, -2 का स्क्वायर करो तो 4। लेकिन ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर करें तो हमें -4 आ जाए, मतलब एक वैल्यू को अगर उसी से, तो 2 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, -2 का गुणा -2 से करेंगे तब भी प्लस का 4 आएगा। इसलिए इस मान को कोई वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है, ऐसा मान क्या होगा, काल्पनिक मान। फिर से समझ लेंगे, अगर यहाँ पर समघात, अब मान लिया यहाँ पर √7 है, तो भले ही कि इसका रूट पूरा कंप्लीट नहीं निकल रहा, फिर भी ये कैसा मान रहेगा, वास्तविक मान रहेगा। लेकिन अगर यही माइनस लग जाए तो यही मान काल्पनिक हो जाएगा। अब यहाँ एक बात और ध्यान देंगे, अगर लिखा हो कि रूट में -9, तब भी ये कैसा मान है, तब भी ये आपका काल्पनिक मान है। लेकिन अगर यहाँ पर लिख दिया जाए, ये बहुत लोगों में बहुत गलत भी लोग पढ़ लिए हैं और बताया भी, मैंने देखा है क्लास कई लोगों को कि ये वो लोग गलत, और बुक्स में भी ध्यान देंगे बहुत गलत गड़बड़ चर्चा हुई। यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर घात अगर विषम है, जैसे 3 घात है, तो चाहे यहाँ पर प्लस का मान हो या माइनस का हो, जैसे हम लिख दें -27, अब ये मान आपका कैसा है, ये मान आपका वास्तविक मान है। जबकि बहुत से लोगों को मैंने पढ़ाते हुए सुना तो वो बोल रहे हैं कि करणी के अंदर माइनस है तो वो काल्पनिक होता है। नहीं, माइनस कब, अगर समघात यहाँ पर है और अंदर माइनस है तो मान काल्पनिक होगा। अगर यहाँ माइनस है और विषम घात यहाँ है, इससे नहीं मतलब कि विषम है सम है, यहाँ पर घात की जगह पर अगर विषम है तो अंदर चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, ये मान आपका वास्तविक रहेगा।
इसका कारण क्या है कि अगर हम यहां से क्यूब रूट लिखते हैं तो -3 इंटू -3 अब ये -3 का 3 जा 9 3 जा 27 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये पूरा पेयर बना और बाहर को क्या आ गया -3। तो ये यहां देख रहे हैं ये वास्तविक मान आ गया। लेकिन अगर यहीं पर हम लिख दें कि √-27, ये मान ये आपका कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। या ऐसा ना लिखें, यहां लिख दें 5th रूट या 4th रूट। अगर 4th रूट लिखा है तो भी काल्पनिक है। लेकिन यहीं पर अगर हम समघात कर दें, जैसे यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि वो विषम घात कर दें, तो यहाँ पर मान लिया हम कुछ भी विषम घात में ले लेते हैं 5 लिख दें और तब यहाँ पर -27 लिख देंगे, तो ये घात आपका यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, ये दोनों स्थितियों में वास्तविक मान रहेगा। वास्तविक से ये अभिप्राय नहीं है कि पॉइंट में सर पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकल रहा है, पॉइंट में आ रहा, पॉइंट में नहीं, मेन बात है कि यहाँ पर अगर घात सम है और अंदर माइनस है तो वो काल्पनिक में जाएगा। अगर यहाँ विषम घात है, फिर चाहे प्लस हो या फिर माइनस, दोनों स्थितियों में वास्तविक रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तविक मान और काल्पनिक मान क्या है। अगला हम आपको चर्चा करेंगे इसके बाद में कि योज्य और गुणात्मक प्रतिलोम के। नेक्स्ट अगला आपका क्या है, योज्य प्रतिलोम, या इसे ही ध्यान रखिएगा, इसे ही हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम, या इसे ही हम कहते हैं योग का। एक बार पर एग्जाम में ऐसा आ गया तो बच्चे मतलब वो लोग ये रख के गए बस, यहाँ पे भटक गए। योग का प्रतीप अवयव, ये नाम योज्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या फिर योग का प्रतीप अवयव, जिसे हम एडिटिव इनवर्स भी इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। यहां पर एक बात का ध्यान देंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या है। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वो मान होता है जो कि उस संख्या में जोड़ने से शून्य परिणाम दे। अब गणित की प्रकृति है कि किसी संख्या में हम क्या जोड़ें जो शून्य प्राप्त हो जाए, तो ये तभी संभव है जब हम विपरीत चिन्ह वाले उतना ही मान जोड़ दें। जैसे मान लिया 7 है और 7 का आपसे पूछा जाए योज्य प्रतिलोम, तो यहां पर 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा कि 7 में हम क्या जोड़ें जो है 0 आ जाए। तो 7 में अगर मैं जोड़ता हूं -7, तो अब ये जोड़ेंगे जब तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 7 - 7। इसका मतलब है कि ये जो है 7 का क्या हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम और ये 0 दे देगा। तो 0 अब क्या है ये, तो 0 आप ध्यान रखिएगा, इसको भी आप समझ लें, जो शून्य है इसको ये नियत रहता है, ये योज्य तत्समक कहा जाता है। शून्य को क्या कहते हैं, योज्य तत्समक, जिसकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। ध्यान रखिए अगर पेपर में योज्य ये कम पूछा गया है, लेकिन अगर आया तो योज्य तत्समक। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि योज्य तत्समक, अब योज्य प्रतिलोम की फिर से एक बार परिभाषा देखेंगे कि किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वो मान होता है जिससे उसे जोड़ने पर हमें योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए और गणित में योज्य तत्समक अर्थात शून्य प्राप्त हो जाए। शून्य प्राप्त योज्य तत्समक क्या होता है 0, और योज्य प्रतिलोम जो भी संख्या है उसका, इसीलिए पढ़ाने वाले कम में 60 डाल दिया कि चिन्ह बदल के लिख दो।
अब अगर कोई कहे कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम, इसका 7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 7 का योज्य प्रतिलोम -7। ऐसे ही अगर कोई कहे 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3। अगर यहीं पर -2/3 का योज्य प्रतिलोम पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा +2/3। ठीक है, ऐसा अगर इसको जोड़ें तो मुझे योज्य तत्समक 0 मिल जाएगा, दोनों कट जाएंगे। 7 और -7 को जोड़े, कट जाएंगे और मुझे 0 मिल जाएगा। -2/3 +2/3 को जोड़ें तो मुझे योज्य तत्समक, तो योज्य तत्समक प्राप्त है। जोड़ने से हमको क्या मिल जाए? शून्य मिल जाए। और ये शून्य क्या है? जिसको कहा जाता है योज्य तत्समक। और ये सब क्या है? इनके हर एक नंबर का योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम नियत रहे, हर एक संख्या का नियत रहता है। 7 का -7, अलग अलग संख्याओं का अलग अलग। 2/3 का -2/3, -2/3 का +2/3। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि 2/3 जैसे लिखा और कहीं पेपर में ऐसा लिख दिया 2/-3, तो ये भी आपका सही है। इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको यहां पर साइन लगा देते हैं और ऐसा लिख देते हैं, यह भी सही है। अगर हम ऐसा ना लिखें, ये लिख दें और फिर ऐसा लिख दें, ये भी सही। लेकिन दोनों में अगर लगा देंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए ये तीनों वैल्यू एक ही मान को दर्शाती हैं। और यहाँ पर किसी का योज्य प्रतिलोम बताने के लिए सीधे से ये बता दिया जाता है कि जो भी मान है उसका योज्य प्रतिलोम, उसका चिन्ह बदल दीजिए, और प्लस है तो माइनस कर दें और माइनस है तो प्लस कर दें, वो उसका योज्य प्रतिलोम होता है। ऐसे करके हम किसी का योज्य प्रतिलोम बता सकते हैं। लेकिन वास्तव में परिभाषा इसकी क्या है कि वो मान, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वो मान होता है, या योगात्मक प्रतिलोम या योग का प्रतीक अवयव वो मान होता है जिसे कि उस संख्या में जोड़ने पर वो शून्य परिणाम दे, अर्थात यो योज्य तत्समक दे। योज्य तत्समक ये नियत है, ये शून्य ही होता है। अगर कभी पेपर में आ जाए कि योज्य तत्समक होता है तो आप आंसर टिक करेंगे शून्य। इसके बाद अगला आता है कौन सा? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर क्या होगा वो भी चर्चा में आ जाए कि योज्य प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम, वो गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम जो है, गुणात्मक प्रतिलोम, ये आपका जो होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ये आप पढ़ेंगे, इसी को कहा जाता है गुणा का प्रतीप अवयव। जैसे योग का प्रतीप अवयव, वैसे गुणा का प्रतीप अवयव। यहाँ पर गुणा का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? ये वो मान होता है जिसका, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो मान है जिसको कि उसी संख्या से गुणा करने पर हमको 1 प्राप्त हो जाए। अब ये कब प्राप्त होगा 1? तो 1 तभी प्राप्त होगा, चिन्ह जो है वही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलना है आपको। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रखा जाएगा। लेकिन जो अंश है वो हर हो जाएगा, हर है तो अंश हो जाएगा, और वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर जैसे कि मान लिया आपसे पूछा जाए कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो हो जाएगा कि हर अंश हर, यहाँ पर 3/2। क्यों? क्योंकि 2/3 और 3/2 की गुणा अगर करेंगे, ये कैंसिल, 1 यहाँ पर, और इस प्रकार से क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाता है। इसे ही हम कहते हैं गुणा का तत्समक। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि गुणा का तत्समक क्या है। जैसे योग का तत्समक 0 था, वैसे गुणा का तत्समक ये आपका होता है 1। अब देखिए -5 का कोई कहे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो अब अगर -5 कहें तो इसका हर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। अब ये जब इधर जाएगा तो ये उलट जाएगा, तो चिन्ह हमने कहा नहीं बदलना है, गुणात्मक प्रतिलोम में जो है वही रखा जाएगा।
माइनस का 1/5। ठीक है, 4/7 का क्या हो जाएगा, 7/4, -4/7 का -7/4। तो गुणात्मक प्रतिलोम वो मान जिसका गुणा करने पर, उस संख्या से गुणा करने पर वो गुणनफल या 1 प्राप्त हो, तो वो क्या होगा उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। और जो परिणाम मिलता है, योग में 0 प्राप्त हो, गुणा में 1 प्राप्त हो, तो ये परिणाम जो होते हैं ये नियत रहते हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया है गुणा का तत्समक। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला संख्या उसके विषय में पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगला आता है आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी नंबर को लिखते हैं, जैसे 7 5 3 8 9 2, इस टाइप से मैंने लिखा, अब इसको पढ़ने की बात आती है, तो ध्यान रखिए ये जो 10 अंक हैं 0 से लेकर के और 9 तक, ये जो 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका स्थानीय मान संख्या में अगर ये स्थान अगर बदल जाए तो वो आपका स्थानीय, अच्छा स्थानीय मान बदलने से अभिप्राय कि कहीं 2 यहाँ है तो कभी यहाँ भी हो सकता है, 5 यहाँ है तो यहाँ जा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग वो 7 का स्थानीय मान बदल जाएगा। अब इसको वैसे तो ट्रिक में तो हम ऐसे सीधे सीधे बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये इकाई के स्थान पर है 2, इसमें ये है आपका दहाई के स्थान पर, ये है सैकड़े के स्थान पर, ये आपका है हजार के स्थान पर, ये है आपका 10,000 के स्थान पर, और ये है लाख के स्थान पर। फिर 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और ऐसे करके आगे आता रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इधर से इकाई का ये जो स्थान है ये 1 गुना स्थान पर है, जो मान इधर है वो कितने स्थान पर है, 1 गुना स्थान पर। अब यहां से जो 9 है ये आपका किस स्थान पर है, 10 गुने स्थान पर। दहाई का स्थान कितने, 10 गुना स्थान पर है। अगर कोई कहे 9 का स्थानीय मान तो 9 गुणा 10, 10 गुना स्थान दहाई का स्थान, तो 9 का स्थानीय मान 90 हो जाएगा। अब जो लोग ट्रिक बताते हैं वो कहते हैं जहां है उसके इधर वाले अंक छोड़ दो, इधर जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा लो, तो ये 9 का स्थानीय मान 90, 8 का 00 800, लेकिन नहीं ये सैकड़े का स्थान है। भाई मानक ठीक रखना चाहिए स्टैंडर्ड की, हम अगर बता रहे हैं तो गणित की उस वास्तविक स्थिति से परिचय कराएं, ये काम नहीं चलाना। यहाँ पर ध्यान रखना है, वो अलग बात है कि आप पेपर में जब करिएगा तो सही बात है कि जो अंक है उसके आगे आपको टाइम, तो वहां पर 0 बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर 1 गुना स्थान, यहाँ पर 10 गुना, यहाँ 100 गुना, ये 1000 गुना स्थान पर। अगर 3 का स्थानीय मान तो 3 गुणे 1000, 8 का 8 गुणे 100, 5 का 5 गुणे 10,000। जैसे जैसे बढ़ेंगे इधर स्थानीय मान बढ़ता जाता है। दाएं से बाईं ओर बढ़ने पर स्थानीय मान बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पर स्थानीय मान घटता जाता है। तो एक और बात बताएं कि अगर कभी भी कोई संख्या है और उनके स्थानीय मानों को आपस में जोड़ें, जैसे 2 का स्थानीय मान अगर कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे कि 2 है। ऐसे 9 का कोई पूछे तो 9 का स्थानीय मान यहाँ पर 90 है। 8 का स्थानीय मान यहाँ पर 8 गुणा 100, ये 800 है, वैसे 0 बढ़ा सकते हैं आप। 3 का स्थानीय मान ये 1000, 1000 गुना स्थान पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3000। ऐसे ही अगर 5 का कोई स्थानीय मान पूछे तो ये आपका हो जाएगा 10,000 और ये आपका आ जाएगा 50,000। इसके बाद जब 7 का आया तो 7 गुणे 1 लाख और ये आपका स्थानीय मान आ जाएगा इसका 7 लाख। अब आप एक ध्यान देंगे यहाँ पर
कि अगर इन स्थानीय मानों को हम जोड़ दें तो जोड़ने पर यहां पर मिलेगा क्या, 2, फिर 9, फिर 8, फिर 3, 5 और 7। तो ये एक प्रश्न यहां पर देखिए कि स्थानीय मानों को जोड़ने पर मुझे मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। अब ये विषय कहां से कहां लिए जा रहे हैं हम। आपने 2 अंकों की संख्या का सूत्र पढ़ा, क्या पढ़ा, 2 अंकों की संख्या। आप देखिए ये बात, ये बिल्कुल अलग स्थानीय मान से जुड़ी हुई बात है। 2 अंकों की संख्या का सूत्र अब हम लोग रटने पड़े हैं। अरे पेपर में 10 अंक की संख्या का, 3 अंक की संख्या आप कोई भी बना लो। 2 अंकों की संख्या बराबर हम पढ़ते हैं 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये क्यों ऐसा हुआ, यहां आप देखिए वही पॉइंट कि 10 अगर 2 ही अंक होते, मान लिया इतना ही होता, तो 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, और यहां पर ये 92, मान लिया कहीं कोई नंबर आती तो ऐसा बन जा रहा है। अब यहीं पर कोई कहे सर तो 2 अंकों की बताया, तो 3 अंकों की संख्या का सूत्र क्या होगा, तो 3 अंकों की संख्या का सूत्र क्या बन जाएगा, 100 गुणे सैकड़े का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अरे भाई आप 2 अंकों का है, 4 अंकों की संख्या का सूत्र बना लो। 4 अंकों की संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा कि जो 1000 गुणे 1000 वाला अंक प्लस 100 गुणे सैकड़े का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक प्लस जो है इकाई का अंक। अब एक क्यों, एक से गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो इसलिए वहां पर एक गुणा नहीं लिखा। तो ये सूत्र भी इसी से बना है कि स्थानीय मान ही जोड़ करके संख्या मुझे प्राप्त होती है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपको यहाँ चर्चा करेंगे कि जैसे किसी एग्जाम में प्रश्न आ गया कि यदि सैकड़े का अंक k है, सैकड़े का अंक k है और इकाई का अंक y है, ऐसा प्रश्न कहीं एग्जाम में देखने को मिला था, और दहाई का अंक मान लिया उन्होंने कह दिया कि 7 है। हमसे पूछा संख्या क्या होगी, सैकड़े का अंक ये है, इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक ये है। अब पूछा क्या गया, संख्या। अब व्यक्ति भटक रहा, ऑप्शन कैसे पढ़े हैं, k7y, फिर क्या पढ़ा है 100k प्लस 70 प्लस 10y, फिर क्या पढ़ा है 10 या y प्लस और यहां पर 100k प्लस 70, इस प्रकार के विकल्प। अब व्यक्ति भटक रहा है, का बताने लगे ये तो बड़ा, तो यहां ध्यान दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही है स्थानीय मान आप गुणा करके जोड़े हो। अब अगर इसको देखें ऐसा एक चौथा ऑप्शन भी बनाएंगे तो हम देखें तो अच्छा, अब ये जो अलजेब्रा है उसको योग में किसी क्रम में रख लो। हाँ, ये भी क्लास आपको बता दें, आपको गणित की संक्रियाओं के नियम भी पढ़ने को मिलेंगे, वो भी कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। संवरक नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम, बंटन क्रम विनिमय नियम, तो ये सब वितरण या बंटन नियम एक ही है, साहचर्य नियम, संवरक नियम, ठीक है। ऐसे आपको ये नियम हम बताएंगे क्लास के लास्ट तक या अगले क्लास में या इसी क्लास में, संख्या नंबर सिस्टम में एंड तक आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब हम ऐसा लिखते हैं तो एक योग का भी क्रम विनिमय नियम है। अब अगर हम संख्या निकाल लें तो क्या हो जाएगा 100, अभी हम वही चर्चा कर रहे थे, संख्या गुणा कहाँ स्थानीय मान और कहाँ जा रहे हैं, देखिए 100 गुणे सैकड़े का अंक। अब सैकड़े का अंक क्या है k प्लस 10 गुणे दहाई का अंक, तो 10 सती 70 प्लस इकाई का अंक y। अब यहां पर ये संख्या मुझे प्राप्त हुई। अब जो ये संख्या प्राप्त हुई तो 100 गुणा के कोई साइन नहीं है तो बीच में गुणा माना जाएगा। अब जो लोग ऐसे लिख दें कि जैसे ये लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे ना कि अगर इसको लिखा जाए तो ऐसा लिखेंगे k और 7y, ये गलत है क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई जैसा, बीच में कोई अगर वेरिएबल ऐसे लिखे होते हैं
चर अक्षर के रूप में, तो उनके बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा माना जाता है। अब गुणा थोड़ा ना है, अब ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ये गुणा नहीं, यहाँ पर एक नंबर ऐसे निरूपित की जाती है संख्या के रूप में, तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे। अब आप कह रहे सर पहले यहाँ पर दहाई अंक, तो मैंने तो ये ऑर्डर लिखा, यहाँ ऐसे लिखा है, तो अब योग में क्रम विनिमय नियम लग जाता है, तो ये वैल्यू इसके तुल्य है, इसलिए इसमें ये ऑप्शन सही है। आपके पेपर में ऐसा लिखा तो ऐसा टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि सैकड़े का अंक वाई है तो इसको 10 से नहीं मल्टीप्लाई, तो इसी ऐसे क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये मत कहिए कि हम ही ऑनलाइन क्लास पढ़ लिए हैं या ऐसी किताब पढ़ लिए हैं, वो कंपटीशन पेपर बिल्कुल अलग, बड़ा स्पेशल प्रश्न, तो कहीं से प्रश्न बने, आप हर स्थिति में लड़ सकें। तो ये बात शायद समझ में आ गई होगी। स्थानीय मान नेक्स्ट में चर्चा करूंगा अगले पॉइंट पे, जिसको कि जातीय मान, ठीक है ना, कौन सा जातीय मान। लेकिन स्थानीय मान की कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या है कि किसी भी संख्या में इकाई, अभी जातीय मान भी बता दें उसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि स्थानीय मान समझ गए हैं, और जातीय मान में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर संख्या में स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समान रहते हैं कुछ विशेष परिस्थिति में। वो कंडीशन क्या है तो वो जातीय मान बताने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे यहां पर कौन सा जातीय मान। जातीय मान, यहाँ पर इनके भी नाम जान लेंगे, बहुत सारे मान जो है यहाँ नाम आपको सुनने को मिलेंगे। जातीय मान, इसी को हम आंकिक मान भी कहते हैं, जातीय मान या आंकिक मान। इसे ही हम लोकल वैल्यू भी बोलते हैं, इसे ही हम फेस वैल्यू बोलते हैं। वो थी प्लेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू। ये सारे मान, जातीय मान, आंकिक मान, लोकल वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर देखेंगे कि अच्छा, इस स्थानीय मान में अभी एक और पॉइंट पे चर्चा हम करेंगे इसके बाद। जातीय मान में देखेंगे कि जैसे 2, 5, 3, 8, 7 ऐसा लिखा है, जातीय मान इनका नियत रहता है, ठीक है। मान लिया कोई व्यक्ति है और किसी पद पे आसीन कर दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा कि दो स्थितियां। अब पता लगा वो व्यक्ति कहीं किसी ऑफिस में वो वरिष्ठ क्लर्क हो गया, ठीक है, तो अब स्थान उसका वरिष्ठ क्लर्क पता लगा, उसके बाद उसका फिर प्रमोशन हुआ और वो एक प्रशासनिक अधिकारी तक। तो अब स्थानीय मान क्या होता है कि एक संख्या में पता लगा ऐसा 2, 3, 8, 7 और फिर यहाँ पर 2 और 5। अब क्वेश्चन आया कि इसके दो जगह आ गया, अब कहा गया दो के स्थानीय मानों का योग, तो ये वाले दो का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये वाले दो का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, क्या हो गया। इनका योग भी पूछ सकते हैं और इनका अंतर भी पूछ सकते हैं, कोई दो वैल्यू ऐसी आ जाए तो आप ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि 2, 0, 0, 0 ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस संख्या में दो के स्थानीय मानों का योग क्या होगा या अंतर क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा पॉइंट यहां पर और समझ लेंगे कि संभव है कि एक संख्या मैंने लिखी 2, 3, 8, 7, 5, एक लिख दी मैंने 5, 3, 6, 8, 7। अब यहां 5 का स्थानीय मान 5 और यहां 5 का स्थानीय मान 50,000। तो स्थानीय मान बदलते रहते हैं, ठीक है। व्यक्ति जिस पद पे पहुंच रहा है स्थान के अनुसार, अबू बाबू, फिर उसके बाद में क्लर्क, मतलब क्लर्क के बाद में प्रशासनिक अधिकारी, हाँ, तो ऐसे करके प्रमोट होते गए और उनका जो है स्थान के अकॉर्डिंग उनका नाम ऐसा, जैसे इसमें देख स्थानीय मान में देख रहे थे। लेकिन जो आंकिक मान होता है
मान लिया किसी का नाम राजेश, तो अब वो चाहे क्लर्क थे तब भी राजेश थे, और किसी पद पे आसीन और प्रमोट हो गए तब भी वो राजेश है। तो वो आंकिक मान या जातीय मान जो होता है वो सदैव नियत रहता है, वो संख्या में किसी भी स्थान पर जाए, स्थान का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 7 का स्थानीय मान 7, 8 का स्थानीय मान 8, 3 का स्थानीय मान 3, 5 का 5, 2 का 2। तो स्थान आंकिक मान जो है, जातीय मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है, चाहे कोई भी संख्या। इसमें जैसे इसमें मान लिया यहाँ पर 7 आया, तो यहाँ पर 7 का जातीय मान 7, और इसमें भी 7 का जातीय मान 7, जबकि यहाँ पर 7 दहाई के प्लेस पे यहाँ इकाई। लेकिन स्थानीय मान अगर कह दिया जाए तो यहाँ 70 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो स्थानीय मान संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है, वो जिस स्थान पर होगा उसके अनुसार होगा। लेकिन जातीय मान 2 का 2, 5 का 5, 3 का 3, 8 का 8, 7 का 7 जैसा है, जो हम 10 अंक बोलते हैं उनका वही जातीय मान होता है, वही उनका आंकिक मान, फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू। अब आपने देखा होगा जब बड़ी नंबर होती है और एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति और उससे नंबर वो बोलने तो ऐसे ही पढ़ता है 2538, तो वो समझो जातीय मान में, आंकिक मान में वो उस वैल्यू को पढ़ रहा है। स्थानीय मान में जब पढ़ते हैं तो जहां पर 10,000, 10 लाख, तो वहां 2 डिजिट लेके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, तो 10,000 जैसे आता तो 2 अंक एक साथ में 53,000, और यहाँ पर सैकड़े का क्या 600, क्योंकि 10 सैकड़ा नहीं, यहाँ पर 6 एक सिंगल, और यहाँ पर 2 डिजिट अगर है तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को एक में मिला के 87, 87 ऐसा करके पढ़ते हैं, तो 53,687 ऐसा करके पढ़ लिया। अब यहाँ पर आ गया ऐसा 4, तो 4 लाख, अब 2 लाख है, ये स्थानीय मान के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, 4,53,687। लेकिन जैसे यहाँ पर मान लिया 2 आया अर्थात 10 लाख वाला, तो जहां 10 लग जाता है वहां पर हम 2 अंक लेते हैं, तो 24 लाख। अब यहां पर भी 10,000 वाली स्थिति मिल रही, तो 53,000, सैकड़े में सिंगल 600 और 87। इस प्रकार हम जिनको स्थानीय मान आता है उनको संख्या पढ़ना भी आ जाता है, और उधर वो 2 अंकों की संख्या के सूत्र भी आ जाते हैं। जातीय मान की अगर हम चर्चा करें या आंकिक मान की चर्चा करें तो ये सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। लोकल वैल्यू या इन्हें हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, ये किसी भी। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, जैसे ये क्वेश्चन है या कोई नंबर लिख लेते हैं, जैसे ये नंबर है और इसमें किसी ने हमसे पूछ लिया कि 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। अब यहाँ पर 3 का स्थानीय मान तो 300 हो गया, और जातीय मान कितना होगा, वो तो आपका अपरिवर्तित रहता 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम कहें योग पूछे तो 303, और अगर अंतर पूछें तो 297। तो इस प्रकार से एग्जाम में स्थानीय कोई संख्या दे देते हैं और उनका स्थानीय मान भी पूछ सकते हैं, जातीय मान पूछ सकते हैं, या कोई एक ही अंक 2 बार रिपीट कर गया है तो दोनों स्थानीय, दोनों अंक वो 2 प्लेस पे आया है तो उनके स्थानीय मानों का योग पूछ सकते हैं, उनके स्थानीय मानों का अंतर पूछ सकते हैं। और अगर कोई एक अंक को लेकर के स्पेशल कोई अंक, विशेष अंक है किसी संख्या में, जैसे 3 है, 5 है, 2 है, 8 है, कोई ले लें और कह दें जैसे इसमें हम 2 ले लें, तो कह दें 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग या अंतर क्या होगा। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, जिसमें स्थानीय मान भी पूछ सकते हैं, जातीय मान भी पूछ सकते हैं, और स्थानीय और जातीय मान का अंतर या योग उसी प्रश्न में तो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्थानीय और जातीय मान, एक संख्या आपसे याद आ गई अभी क्लास पढ़ाते समय, वो उधर आपके नंबर में, तो एक नंबर है रामानुजन हार्डी संख्या, जिसकी कहानी मैंने पढ़ रखा है अन्य बुक्स में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग घटना रही थी। एक हार्डी विदेशी गणितज्ञ थे और रामानुजन भारतीय गणितज्ञ थे, और अपने समय में रामानुजन पूरे विश्व में इनकी ऐसी, मतलब गणित के क्षेत्र में बहुत, हार्डी ने वहां पर जब अपने आप बुलाया, खैर वो बड़ा अलग विषय, फिर लंबी कहानी जाएगी। आप यहाँ पर क्लास में ध्यान देंगे कि एक नंबर निकल के आई थी रामानुजन हार्डी संख्या। वो नंबर है क्या, तो वो नाम आप ध्यान रखेंगे कि एक ऐसी संख्या जो 2 ऐसे जोड़े बनते हैं, 2 ऐसे पेयर बनते हैं जिनके घनों का अगर योग करें, उनके क्यूब को जोड़ें तो एक ही परिणाम प्राप्त हो। वो कौन सी संख्या, रामानुजन
हार्डी संख्या। कभी पेपर में रामानुजन संख्या भी लिख के आ सकता है या रामानुजन हार्डी संख्या। ये आपका क्या रहेगी, तो ये होती है, वैसे ये अन्य अगर आगे जाएंगे तो और भी नंबर मिलेंगे जिनके साथ कई नंबर ऐसे आई जिनमें ये गुण पाया गया, लेकिन यहाँ पर मूलतः आपकी ये नंबर है 1729। अब यहाँ पर है क्या, ये नंबर को क्या इसकी विशेष बात है, इसमें श्रेय योगदान पूरा श्रेय तो रामानुजन का जाता है। हार्डी और ये एक कहानी रही थी जिसमें ऐसा ये नंबर उभर करके आई। उसमें क्या हुआ कि 12 का क्यूब और 1 का क्यूब अगर हम ये करें तो 12 का क्यूब जो होता है ये होता है 1728 और 1 का क्यूब होता है 1। अगर इनको जोड़ें तो आपका ये परिणाम जाता है 1729 की तरफ। यहीं पर हम दूसरा एक पेयर और लेते हैं तो वो क्या आता है 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। 10 का क्यूब आता है 1000, 9 का क्यूब आता है 729 और ये नंबर मिलती है 1729। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि एक ही परिणाम मिल रहा है दो परिस्थितियों में कि घन एक ये जोड़ा मिला 12 और 1, इनके घनों को जोड़ा गया तो जो परिणाम उससे प्राप्त हुआ वही परिणाम 10 और 9 वाला एक पेयर मिला जिनके घनों को जोड़ने से भी हमें 1729 मिला। ये नंबर जो है रामानुजन हार्डी संख्या के नाम से जानी गई। अब एक बात मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल 1729 के आगे ऐसी नंबर और भी देखने को, लेकिन जब नाम आएगा तो वहां पर आपका ऑप्शन 1729 टिक किया जाएगा। एक दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। कुछ ऐसे विशेष प्रश्नों के जो जहां पर इकाई के अंक को लेकर के हमारे परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं और वो अधिकांशतः प्राय गुणा में या घात के रूप में हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। और जो लोग हमारा ऑफलाइन क्लास करते हैं वहां पर मैं उनको घातांक नियमों को जोड़ करके, मतलब घातांक नियम को पहले बताना रहता है क्योंकि ये नियम वास्तव में वहीं से कोरिलेट होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जब चर्चा करूंगा नंबर सिस्टम में तो वहां पर इतने प्रश्नों का इतना अभ्यास रहेगा कि घातांक, वैसे घातांक नियम बताना जरूरी रहता है क्योंकि जब उसको बता दिया जाता है तो वो व्यवहारिक बन जाता है इकाई का अंक ज्ञात करना। लेकिन घातांक घात लगी हुई और उस पर इकाई का अंक निकालने से पहले हम चर्चा करेंगे कि गुणा में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मैं बड़ी नंबर लिख रहा हूं 58327 या और मल्टीप्लाई 81935, इसके बाद में मल्टीप्लाई 7342 और 3, इसके बाद 163849 ऐसा। और हमसे पूछा गया कि इकाई का अंक क्या होगा, इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ है ये तो डराने के लिए लिखा रहता है। आप इन सब को कोई और बड़ी कर दो, इधर नंबर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और बड़ी नंबर हो ये भी और बड़ी नंबर हो, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक है इसका आपका इंपॉर्टेंस है, ये मतलब नहीं रह जाता। कोई भी नंबर कितनी बड़ी रहे इनका आप मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई में भी ध्यान रखिए कि जो मल्टीप्लाई आपको बड़ी और ऐसा कठिन लगने लगे तो जब मल्टीप्लाई करने पर जो आपका इकाई का अंक मिले बस उससे टारगेट कर लो। जैसे 7 5 35, तो 35 में आप इकाई का अंक 5 ले लो, बस 5 मिला, 5 इंटू 3 15 मिला 5, फिर 5 इंटू 9 तो क्या आया 45। अब वैसे गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगर पूरा पूरा वैल्यू लेके चलेंगे तो बहुत आपको बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। लेकिन इस यहाँ पर भी हमको एक ट्रिक मिल रही है और उस ट्रिक का भी आप लाभ उठाइएगा। वो ट्रिक क्या है कि अगर हमको जो यहाँ नंबर मिल रही हैं उनमें पहला कहीं एक भी जगह किसी स्थान पर शून्य आ जाए, किसकी जगह इकाई के स्थान पर शून्य आ जाए
तो पहले हमको क्या करना है कि जब नंबर आए तो ये हमको ध्यान से देखना है कि ऐसा तो नहीं कि इकाई के प्लेस पे कहीं शून्य आ गया। अगर ऐसा आता है तो हम ये प्रोसेस भी नहीं करेंगे, तुरंत को परिणाम में, क्योंकि वो अगर कहीं एक जगह शून्य आ गया तो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा लिखने, आप ध्यान रखिए कि अगर ये नंबर लिखे हो कहीं एक जगह भी शून्य लिख दिया तो क्या आ जाएगा, शून्य। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमारे इस जो नंबर हैं उनमें कहीं पर इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 5 आ गया है, 5 आया, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि अन्य जितनी भी नंबर हैं वो सब इकाई के स्थान पर 5 आया हो, किसी एक में या एक से ज्यादा भी इकाई के स्थान पर कहीं एक जगह, मतलब कम से कम एक जगह 5 आया हो, और सभी संख्याएं विषम हो या इकाई के स्थान पर विषम अंक हो, सभी संख्या में इकाई का अंक विषम हो। दोनों कंडीशन ध्यान रखना है, 5 आया हो और सभी संख्याएं जितनी हैं उनमें इकाई का अंक क्या हो, विषम अंक हो। ठीक है, इकाई के स्थान पर विषम अंक हो। अब देखिए यहां भी विषम है, यहां भी विषम है, यहां भी विषम है, यहां भी विषम है। अब अगर कहीं इनमें एक जगह सब विषम अंक है इकाई के प्लेस पे, तो एक कहीं कम से कम कहीं एक जगह इकाई के प्लेस पे 5 आ गया, कहीं पर इकाई के प्लेस पे सम अंक ना आने पाए, क्या आया, 5 आए, तो ऐसी स्थिति में सदैव ऐसे केस में इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ये आपका दूसरा नियम हो गया। तीसरी ट्रिक आप देख लीजिए। अगली कंडीशन क्या है कि अगर किसी कोई गुणा है उसमें इकाई के प्लेस पे किसी कम से कम एक जगह 5 आया हो, यहां तक की कंडीशन, फिर यही वाली एक ये वाली कंडीशन इसमें ऐसे लिख देंगे कि इकाई के स्थान पर क्या आया हो, 5 आया हो, और साथ साथ क्या हो, सभी नहीं, कोई कम से कम एक स्थान पर, किसी एक स्थान, एक इकाई के स्थान, कम से कम इकाई के स्थान पर एक जगह सम अंक आया हो, क्या आया हो, सम अंक आया हो। ठीक है, तब इकाई का अंक क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन ऐसे रहेगा कि अगर किसी भी संख्या में, जैसे मैं यहां पे नंबर लिख दे रहा हूं, दूसरा उदाहरण 7 5 3 8 9 5 6 2 8 9 5 3 8 5 8 9 5 6 2 या 4 कुछ भी लिख दिया, इंटू 8 9 3 6 7, ऐसा लिखा। अब ये नंबर लिखी है, हमने देखा क्या, कहीं एक जगह कम से कम एक जगह 5 आ गया, और कम से कम कहीं एक जगह इकाई के प्लेस पे 4 आ गया, इकाई के प्लेस पे कम से कम एक जगह, 2 जगह भी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक जगह अवश्य हो, और दूसरी जगह कहीं पर भी एक जगह, कम से कम एक जगह, 2 जगह भी आ जाए कोई बात नहीं, अगर दूसरी जगह कहीं एक जगह भी सम अंक आ जाता है तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहां पर मान लिया अगर यहां कोई कहते सर 2 जगह आ जाए, अरे कम से कम एक जगह कहा गया, तब भी 0 रहेगा। ठीक, ये बात समझ गए होंगे। अगर ये कहीं पर आप भ्रम में हैं और आपका क्वेश्चन छूट रहा है तो ये ट्रिक तो सदैव की प्रभावी रहेगी
कि इकाई के स्थान पर आने वाले अंकों की ही गुणा कर लो, तो अगर ये ध्यान ना भी रहे तो वही इकाई का अंक होगा। लेकिन अगर गुणा बड़ी होने लगी, जैसे आपने किया 7 × 5 = 35, फिर 35 × 3 105, फिर आगे 9, अब आप गुणा कर रहे हो, टाइम लग रहा है, तो आप क्या करिए 7 × 5 35, 3 छोड़ दीजिए, क्या मिल गया आपका 5 मिल गया, 5 × 3 = 15, फिर 15 में क्या मिल गया 5 मिल गया इकाई का अंक, फिर 1 छोड़ दीजिए, 15 में 5 ले लिया, 5 × 9 = 45, इकाई का अंक क्या मिल गया 5 मिल गया। तो ऐसा कर लेते हैं कि इकाई का अंक गुणनफल में हम बताएंगे इस प्रकार से कि आपका कभी भी क्वेश्चन आता है कितनी भी बड़ी नंबर, ये सब ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं। और अगर आपके पास कभी भी इनमें भ्रम है कहीं पर भी, अभी तो याद है पेपर दे रहे हैं, तो ये तो कभी फेल होना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सही करके आएंगे ही, लेकिन इसमें समय बच जा रहा है, हम देखते हैं और आंसर दे देते हैं। चलिए अब इसके बाद में एक बात और यहाँ पर ध्यान दे देंगे कि अगर गुणा के स्थान पर हम प्लस कर दें तो आपके ये नियम नहीं लगेंगे, ये सारे नियम आपके कैंसिल हो जाएंगे। बस इसमें क्या करना है कि अगर इकाई के स्थान पर और पूछा गया है इस योगफल में इकाई का अंक क्या हो गया होगा, एक दो बार ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन, तो इन केस क्या आप करेंगे कि आप इस दशा में इकाई के अंकों को, जैसे गुणनफल में इकाई के अंकों की गुणा कर ली थी, वैसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे कि इकाई के स्थान पर आए हुए अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर 7, 7 × 5 = 12, अब 12 में अगर आप चाहो तो 1 छोड़ सकते हो, तो 2, ठीक है, 2 × 3 = 5 और 9 = 14। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इकाई का अंक, 7 × 5 = 12, 3 × 15, 15 × 9 = 24, इकाई का अंक 4। तो ऐसे योगफल के लिए भी पूछा जा सकता है, गुणन, इन्हीं दो क्रियाओं के लिए इकाई का अंक। अब आते हैं हम घात में इकाई का अंक। वैसे तो मैंने कहा कि हमारा ऑफलाइन जो क्लास रहता है उसमें बहुत विस्तृत चर्चा और बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पर भी आपको समस्या नहीं रहेंगी। मैं कई उदाहरण दूंगा आपको इकाई अंक के अंक निकालने के लिए, कैसे देखिएगा। पहली बात आप ये जान रहे होंगे कि जैसे मान लिखा हुआ है 47 या 475 की घात कुछ भी लिख दिया 83, इसका मतलब क्या हुआ कि 475 × 475 × 475 और ऐसे कितनी बार 83 बार। अब जब 83 बार, तो आप करते क्या हैं, अभी आपने इसके पहले वाला नियम पे जाओ कि अगर इसको हटा दिया जाए 83 बार ऐसे लिखाओ, एक कल्पना करो, तो क्या करोगे 5 × 25, 5 × 125, 5 × 625, तो इसमें हमको क्या इकाई के अंक को गुणा कर लेते हैं, इकाई का अंक निकल आता है। तो अब ये कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ अंक ऐसे हैं 10 में से कुछ अंक ऐसे हैं जिनमें इकाई का अंक जो यहाँ पर है वो वही रहेगा। ऐसे कौन से अंक हैं, एक तो 0, दूसरा 1, तीसरा 5 और चौथा 6। ये ऐसे अंक हैं कि इधर कितनी भी बड़ी नंबर लिखी हो, कितनी भी बड़ी नंबर लिखी हो, कितनी भी बड़ी नंबर, और इस पे सब पे अलग अलग घात लगा दी जाए, तो इकाई का अंक जो यहाँ पर नंबर लिखी है, कितनी भी बड़ी नंबर है, इकाई के प्लेस पे अगर इनमें से इन 4 अंकों में से कोई अंक है तो इकाई का अंक वही रहेगा। क्या रहेगा, अब जैसे 98351870, यहाँ पे मैंने पावर लगा दी 475 या 478, तो यहाँ पर हम देखते क्या है, मुझे क्या मिला है 0। तो यहाँ पर आप समझिए कि इकाई का अंक क्या रहेगा 0, क्योंकि आप इस प्रोसेस पे जाओगे तो 0 × 0 × 0 ऐसा होगा, तो 0 ही रहता है। और ऐसा 1 में भी होगा, क्यों, अगर यहीं पर हम 1 लिख देते हैं, चलो ऐसा है, तो 1 का अब आप करते क्या है, इसका गुणा 478 बार, ऐसे इसी नंबर को 478 बार, तो क्या होगा 1 × 1 × 1 × 1, इस प्रोसेस है। तो यहाँ पर भी आपको लास्ट तक 1 ही मिलेगा। ऐसे ही 5 में ऐसा होता है कि जैसा यहाँ पे आपने देखा 5, 5 × 25, 5 × 125, 5 × 625, 5 × 31, अब ये 5 ही मिलता है इस केस में। और ऐसे अगर 6 आ जाए
तो 6 के केस में क्या करेंगे, वहां पर भी आपका जैसे मान लिया यहाँ पर सब में मान लिया यहाँ 6 होता, तो यहाँ पर 6 6 6 और 6 छत्ते छक्का 216 ऐसे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमको हर बार 6 ही मिलता जाएगा। तो ये 4 विशिष्ट ऐसे अंक हो गए जिनमें कि अगर कोई संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 और 6 इनमें से है तो कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, आपको जो इकाई का अंक जिसपे घात लगी है उसमें जो है वही होगा। अर्थात इनमें से अगर ऐसा बनता है तो आप इकाई का अंक वही टिक कर देंगे। ठीक है, मैंने अभी बताया जैसे 9 7 3 5 8 और 6, इसके ऊपर पावर लिख दी गई 4387, तो इसमें कोई कहे इकाई का अंक 6, क्यों यहाँ 6 तो यहाँ 6, क्योंकि इनमें से अगर है तो वही रहता जो यहाँ पे है, 0 है 1 5 6, 0 है 1 है 5 है 6, तो वही रहेगा। अब बात आती है, अब लड़ाई हमारी कितनी रह गई है, अब लड़ना रह गया है, यहाँ पे अंक होते हैं 10, हम 4 अंकों के केस में तो ऐसा होता है, लेकिन अन्य जो हैं उनमें हम कैसे पढ़ेंगे। अन्य हमारे पास अंक बचते हैं 6, अन्य अंक कितने बचे 6, और यहाँ पर 4 अंक की तो सीधा सीधा हो गया, जो आपके पास 6 अंक बचे हैं उसमें आपको जानते हैं कौन सपोर्ट करेगा, एक ये वाला अंक और एक ये वाला अंक, ये सहायता करेंगे बाकी के अंक इकाई के अंक निकालने में। अब हमको करना क्या पड़ेगा, जरा ध्यान देना आप लोग कि जैसे एक पॉइंट यहाँ पर हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कोई भी वैल्यू आएगी तो सबसे पहले हम कुछ ऐसा करें कि हमको इकाई के प्लेस पे ये और ये, तो अगर ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। हमारे पास बचा कौन 2, और कौन बचा, और बचा है हमारे पास 3, और कौन बचा है 4, और कौन बचा है 7, और कौन बचा है 8, और कौन बचा है 9। ये 6 अंक हमारे पास बचे रह गए हैं। 4 की कहानी तो हमारे पास है, इनके लिए तो कोई समस्या नहीं, इनसे तो कुछ नहीं, बहुत इजीली सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ध्यान रखिए मैंने कहा इनका सहारा लेना है। तो कोई भी वैल्यू आए, अगर हम देखें इनकी प्रकृति देखिए कितनी अच्छी है कि जो शेष 3 सम अंक हैं अगर इनको हम 4 घात लगा दें तो इकाई का अंक क्या मिल जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक में 2 की घात 4 में इकाई का अंक बराबर 6। मेरा यही टारगेट भी था, 4 की घात 4 में इकाई का अंक बराबर 6, 8 की घात 4 में 4 की घात 4 में, अब ये 2 में भी आ रहा था लेकिन अब हम कहें कि ये भूल जाए कहीं 2 घात 4, तो सबको एक ही बेस बना लिया, भाई 4 की घात 2 में मिल जाए तो क्यों नहीं 4 की घात 2 वाला नियम बना लिया, लेकिन आ जाएगा आंसर। लेकिन अब सब 4 घात में जिससे भूलने न पाए, तो 4 की घात 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256, इसमें 6, 8 अठाई 64 64 चक्कू, अब 4 चक्कू 16 उधर मिल जाएगा, फिर 16 6 से गुणा करेंगे तो ये भी इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। इस टाइप का प्रोसेस मुझे मिल रहा है। ऐसे ही इधर अब हमने कहा था ये हेल्प करेगा, तो अब मुझे 6 में कन्वर्ट करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे करोगे आप। 3 की घात 4 इसमें, तो जरा इसमें करके देखो, तो यहाँ पर आप ये विषम अंक बचे थे 3, तो 3 की घात 4 में हमने कहा था ये 2 अंक मदद करेंगे, तो 3 या 9 तो 27 थी 81, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऐसे ही 7 की घात 4 में 7 7 49, 49 इंटू 49 9 9 81, यहाँ पर भी इकाई का अंक 1 आ जाएगा। ऐसे ही 9 की घात 4 में, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। अब देखिए मैं कैसे बताता हूं, क्योंकि थोड़ा चर्चा ये कर दें कि अगर घात के ऊपर घात लगती है तो ये घातांक का नियम है कि घातों की गुणा हो जाती है। दूसरा एक क्या है, अगर ये वैसे और भी नियम है लेकिन मैं वो नियम ले रहा हूं जिनसे मेरा काम चल सके, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अगर कोई समझना चाहे तो यहाँ पर उसको प्रॉब्लम ना रहे। ये 2 नियमों से इकाई का अंक टारगेट किया है, लेकिन ये नियम जिनको नहीं भी आएंगे तो उनको हम ट्रिक पे लिए चले जाएंगे और लास्ट में उनको ये नियम भी नहीं, ये कुछ नहीं, केवल इतना याद रखना है, बाकी कहानी आपको
पेन भी नहीं टच करना पड़ेगा, लेकिन अभ्यास पहले मैं करूंगा। मैं काफी प्रश्न करूंगा आज की डेट में, जिससे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है परीक्षा के लिए, इकाई का अंक निकालना आपको आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और थोड़ी देर के लिए आप पूरी एकाग्रता से केवल और केवल जो मैं कर रहा हूं उसको ही देखना। देखिए कैसे, पहले मैं एक नंबर लिख रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है 85938, और चलो मैं 2 को टारगेट करके कर रहा हूं, और यहां पर लिखा हुआ है 8593, और मान लिया 4, ऐसा लिखा। मुझसे पूछा गया कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक। ध्यान देना, जिन लोगों ने भाग के, मैं इसमें से हाँ विभाज्यता के नियम भी बताने हैं, टॉपिक खिंचता जा रहा है। चलो मैं एक छोटा क्लास इसके बाद डालूंगा जिसमें संवरक साहचर्य नियम जब बताऊंगा तो उसमें विभाज्यता के नियम बताऊंगा। तो वैसे आप समझ लीजिए, विभाग का नियम ये है कि इकाई और दहाई से बनी संख्या को अगर 4 से भाग किया जाए और ये भाग हो जाए तो ये पूरी संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो 4 से भाग हो जाएगी। और इस पूरी संख्या को 4 से भाग किया जाए, यही ध्यान दीजिए, इस पूरी संख्या को 4 से भाग किया जाए तो जो शेष बचेगा, इस 34 को 4 से डिवाइड करके जो शेष बचेगा वही पूरी संख्या को विभाग करने से शेष भी वही बचेगा, भागफल भी वही। अगर पूरी संख्या को 4 से भाग करो तो जो भागफल आएगा, और 34 को जो भाग करोगे तो जो भागफल आएगा, दोनों एक ही रहेंगे। अब शेष की बात करें तो 34 को 4 से भाग करो तो जो शेष बचेगा, और इस पूरी नंबर को भाग करो तो जो शेष बचेगा। ठीक है, यहां पर दोनों ध्यान देंगे, दोनों बातें मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पूरी नंबर को, वो भागफल नहीं आएगा, सॉरी भागफल पूरा पूरा अगर भाग ये हो जाएगा और पूरी संख्या अगर हम भाग करें तो अगर ये नंबर भाग हो जाती है तो पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी। तो थोड़ा मैं पहले बोल गया हूँ गलत, उसको सुधार लेंगे। अगर इकाई दहाई से बनी संख्या को हम 4 से भाग करते हैं, ये भाग का नियम है, वो भाग हो जाए तो पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी। अब शेष की बात करो, क्योंकि आज मुझे शेष टारगेट करना है। अगर मैं इसको 4 से भाग करूं तो जो शेष बचेगा वही इस पूरे को भाग करने पर भी शेष वही बचेगा। अब जरा देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी। तो ध्यान रखना, जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो केवल आप इसको टारगेट करना, इसको हटा देना, आंसर वही आएगा, इसको आप लिखना ही नहीं। आपके पास बचा कितना, 2। इधर आप 2 अंक शेष रखना, इसको काट लेना, हटा दो, केवल 2 अपने पास सुरक्षित रखना, ये वाले अंक। इसके ऊपर घात 4 ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब क्या करेंगे, घात के ऊपर घात लगाने से घातों की गुणा हो जाती है, और मेरे पास है 34। अब हमको ये पूरा करना है, तो यहाँ पर कितना हम लिख दें, तो हम देखते हैं 34 को 4 से भाग करें तो 4 8 32 मिल जाता है, लेकिन 34 नहीं मिला हमको। तो 34 लाने के लिए हमको यहाँ क्या करना होगा कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 2 लिख दिया मैंने। अब फिर ध्यान देना, ये आपने पढ़ा था 6, 2 की घात 4 इसीलिए लिखा था, 2 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होता है, 6। और 6 पे आपने इसके पहले पढ़ा था कि चाहे कितनी बड़ी घात लग जाए वो 6 ही रहता है, तो इतने में इकाई का अंक 6 हो गया। अगर यहाँ शेष बचता नहीं तो यही 6 आंसर मान लिया जाता, लेकिन यहाँ पर शेष जो बचा था, जब इसको भाग किया था जो शेष बचा था, तो यहाँ जो अंक है उस पे घात लगेगी और शेष यहाँ जाएगा। तो ये गया आपका 2 की घात 2 कितना गया, 4, तो 6 चौक 24, इकाई का अंक क्या आ गया, 4। लेकिन अभी आपको समझ में, और यही सब में करना है, यही मेथड करना है बस, लेकिन मैं करूंगा भी, अभी एक उदाहरण से काम नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये हो गया। अब इसी का दूसरा उदाहरण देखो, फिर हम कर रहे हैं कोई क्वेश्चन। अगला है कि जैसे लिखा है 983567 2, चलो अभी 2 को ही लेकर के कर रहे हैं, और यहां पर लिखा है 9865
और मान लिया लिख दिया 53 ऐसा। तो मैंने कहा ये डराने के लिए, ये भी डराने के लिए। अब क्या करना है, 2 की पावर 4 लिखना है, सब में लिखना है, आप बिल्कुल तुरंत लिख दो। 4 से इसको भाग करो, जितना आया, कितना आया, भाग करेंगे तो भागफल आया 13, यहाँ लिख दो। अब घात के ऊपर घात, तो 13 चक्कू 52, तो हमारे पास कंप्लीट है, एक शेष बच गया। तो जो एक शेष बचा वो इसी पे लगाया जाएगा, ऐसे लिख दिया जाएगा। अब ध्यान रखना, ये जो है इसको चाहो तो हटा दो, और नहीं तो ये 6 है, 6 की घात पे कुछ भी लगाओ तो यहाँ इकाई का अंक 6 ही रहेगा। और इधर 2 की घात 1 मतलब 2, 6 दूनी 12, इकाई का अंक क्या आ गया 2। तो अगर इधर वाला आया करे तब भी इसको कैंसिल कर दिया करो, इसका भी कोई मतलब नहीं है। आप कभी भी ये हम करेंगे तब भी वही आएगा, और नहीं करो तो जो इधर आता है वही आएगा। लेकिन जब ये ना आए, इधर शेष बचे ना, पूरा पूरा जैसे मैंने 52 होता तो इकाई का अंक 6 ही लिखा जाएगा, इधर का मतलब नहीं है, इकाई का अंक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला जाते हैं, अगले पॉइंट पे। यही अभी मैं फिर अभ्यास में ला रहा हूं, अब शायद समझ में आ गया हो। अगला एक फिर लिखते हैं, जैसे लिखा है 5 9 3 6 7 2, पावर लिखी है 5 3 8 3 6 और 7। अब यहाँ देखते हैं इकाई का अंक निकालना है, तो हमने कहा ये मान डराने के लिए, ये भी मान डराने के लिए, कितना बड़ा मान लिखा हो। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 4, 4 से भाग करो, 4 एकन 4, 2 4 छंग 24, 16 चक्कू 64। अब 64 लेकर है 67, तो शेष कितना बचा 3, और ये जो शेष बचता है या तो 0 1 2 3, 0 बचे तो यही वाला इकाई का अंक, और अगर 1 2 3 में से बचे तो इधर आगे लिख दो 2 की घात 2, ये वाला, और घात यहाँ जो शेष बची थी 3। अब जब ये आता है तो इसको आप ना देखो, और अगर करोगे भी तो 2 की घात 4 में इकाई का अंक 6, 6 के ऊपर चाहे कितनी घात लगे 6 ही रहता है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो चाहे हो तो 8 लिख दो, नहीं तो 6 इंटू 8, ये 6, इतना मान 6, तो 6 8 48, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8। ठीक है, आ गया होगा। अब नेक्स्ट जाते हैं हम, इसी में अगर इसी की जगह पर अब वैल्यू चेंज करते, पहले सम अंकों को ही देख लिया जाए। जैसे मान लिया 2 के बाद 4 को हम ले लें, 4 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 9 8 3 6 और मान लिया 4, और इसके ऊपर पावर लगा दी गई 9 5 3 8 7। अब यहां कैसे करेंगे, तो ये है डराने के लिए, उसमें भी कहते थे इसमें भी, ये है डराने के लिए। अब यहां पर हम लिख देंगे 4, और यहां पर ये 4 ये वाला है, और इकाई ये घात ऐसे जैसे उसमें 2 की घात लगाते थे, ये 4 घात सदैव 4 ही ऐसे कन्वर्ट कर लेना। फिर 4 से इसको भाग करो, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, शेष बचा 3, तो 4 की घात 3। यहां पर भी कहानी, अगर ये आता है तो इसको ना देखो, 4 की घात 4 चक्कू 16 चक्कू 64, इकाई का अंक क्या आ गया 4 आ गया। ये मत कहना 4 था तो 4 आ गया, अभी यहाँ 2 घात होती 4 चक्कू 16 6 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ अगर एक घात होती 4 ही आ जाता, 0 घात होती तो इसका वाला इकाई। अब अगर मान लिया नहीं सर ये 4 64 वाला हो गया, 64 का इकाई का अंक ले लो, इधर इसका ले लो आप इकाई का अंक, तो इसका क्या आएगा 6, तो 6 चौक तब भी इकाई का अंक 4। तो अगर ये आया करे तो इसको छोड़ ही दो, ज्यादा बेहतर है, और इकाई का अंक 4। अब अगर मैं एक मिनट ओरल करूं, ये क्वेश्चन मौखिक करते हैं हम लोग, तो मौखिक करें तो क्या होगा, जैसे मान लिया 5 6 3 8 9 4, इसकी पावर 5 3 8 और 2, ऐसा है। ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, 4 की घात 4, इसको अब 4 की घात 4 ना लिखो, बहुत हो गया, मतलब समझ लो कि 6 होता है। अब यहाँ 4 से भाग करें तो 20 चक्कू 80, शेष बचा 2, और 2 जो शेष बचा 4 की घात 2 बना, इकाई का अंक 6 आ गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये भी इसका इकाई का अंक 6 आ गया। चाहो तो वैसे प्रोसेस लिखो, जैसे ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, खेल खेल रहे हैं हम लोग, तो 4 की घात 4, 4 से भाग किया, ये 20 हो गया, इंटू 4 की घात 2, और यहाँ पर इकाई का अंक 6, 4 चक्कू 16, इकाई का अंक 6, और 6 4 36, इकाई का अंक 6। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम जब जाते हैं
तो 4 के बाद अब 8। अच्छा आप कह रहे होंगे सर 2 आया 4 6 का क्या नहीं हुआ? अरे भैया 1 0 1 4 और 6 और 5 इनके लिए तो पहले की यहाँ पर 0 1 6 इनके लिए तो ऐसा है कि जो है वही रहेगा, ये शेष रह गए थे उन्हीं को समझ लिया जाए। अब इसके बाद में किसका नियम? 8 के लिए। 8 के साथ में इकाई काम कैसे निकालेंगे इसको भी देख लिया जाए। तो यहाँ पर लिखा है 7 5 3 6 9 और यहाँ पर लिखा है 8, इसके ऊपर पावर 5 3 8 और 5 ऐसा लिखा है। अब यहाँ क्या करेंगे? कैंसिल कैंसिल। 8 यहाँ पे कितना बड़ा मान हो और कैंसिल करो, 2 अंक बचा लिया करो। 8 और इसको किससे भाग करेंगे? चलो यहाँ 4 लिख दो, यही 4 से भाग करो, तो 4 दूनी 8 और 4 1 4 21 और शेष कितना बचा? 1। तो 4 की घात 8 की घात, जो यहाँ था 8 की घात 1, किसी की घात कुछ भी नहीं तो 1 मानी जाती है तो न लिखिए, 2 होती तो लिख देते 8 8 64। अब यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6 और इधर 8, तो ये ना भी लिखें तो यही वाला अंक इकाई का हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से 0 बचता तो यही वाला इकाई का अंक माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ 84 होता, 84 होता तो यहाँ पर घात 4 दूनी 21 चक्कू 84, तब 21 हो जाता और तब हमारे पास आगे कुछ आता नहीं, तो यहाँ पर इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा? 6। 6 के ऊपर कितनी भी घात लगाओ इकाई का अंक 6 ही रहेगा, तो ऐसा हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर 84 के बजाय 86 है, मान लेते ऐसा है, तो 84 और शेष 2 बचा तो 8 की घात 2। अब 8 की घात 2 इकाई का अंक 8 8 64, तो यही इकाई का अंक हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ 6 24 तब भी इकाई का अंक 4 होगा। तो समझ गए होंगे। अब यही प्रोसेस सेम वहां पे है, बस 6 के बजाय वहां 1 है, बाकी कहानी पूरी यही रहेगी। हम यहाँ देखते हैं, अगले पॉइंट पे जाते हैं। तो अब इकाई का अंक यहाँ से देखेंगे, तो जैसे 5 9 2 8 3 और पावर है 5 6 7 और 6 या 7 या 8 कुछ भी ऐसा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए, 83 सॉरी ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आया 3 और 3 के ऊपर पावर क्या लगाते हैं 4, जो लगाते चले आए। और यहाँ तो 1 हो गया है, 3 3 9 तो 27 कैसे 1 हो गया। अब 1 पे कुछ भी पावर लगे तो 1 ही रहता है, तो ये यहाँ पर ये भी काम कर लिया जाए, 4 1 4 3 और 4 9 36। ठीक है, बचा कितना? 2 2 बचा, 19 चौक 76 78 है यहाँ पे, तो यहाँ पर बचा कितना? 3 की घात 2, वही काम। लेकिन यहाँ पर अब इकाई का अंक कभी 6 चल रहा था, उधर गए तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या आ रहा है? 1, और यहाँ पर 3 की घात 2 तो 9। तो अगर इधर आ रहा है जो भी, वही यहाँ पर इकाई का, ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये कभी भी घात 3 से ज्यादा आएगी नहीं। अगर 0 है तो यही वाला इकाई का अंक रहेगा, और 1 2 3 है तो जैसा यहाँ पर आएगा उसके अकॉर्डिंग, तो 3 21 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9। तो ऐसा कर लेंगे। अब यहाँ पर अगला उदाहरण ले लें, तो यहाँ पर मान लिया, इसके बाद दूसरा उदाहरण इसी का, जैसे कि मान लिया लिख दिया जाए कि 9 5 6 8 और 3 2 3 पावर 5 9 6 7 8 5, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, 3 की पावर 4, 4 से डिवाइड किया 21, यहाँ पर शेष बचा 1, ये गुणा करके यहाँ पे 1। अब यहाँ पर इकाई का अंक 1 और यहाँ पर 3, इकाई का अंक 3। ठीक है, समझ गए। अब ऐसा ही हम किसके साथ करेंगे? ऐसा ही वर्किंग करी जाएगी आपकी 7 के साथ, जैसे 9 5 8 7 3 7 पावर 5 6 8 9 7 ऐसा है। यहाँ पर हमने क्या किया, या 7 लिखे, कुछ भी लिखे, चलो 7 लिख चुके थे, लिख ये 7 है मेन, वो वहां पे कुछ भी रहे। ये यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये अंक कैंसिल कर दिए, और इधर ये 2 उधर से बचा लेते हैं अंक, और ये इसको तुरंत लिख दो 7 की पावर 4। अब यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 1 आएगा 17 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 24, हम देखते हैं 24 चक्कू 96, 1 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 1। अब यहाँ देखते हैं, इसमें इकाई का अंक 1 होता है और यहाँ पर 7 आ गया, ये 7। अब जिन लोगों की ये धारणा है कि सर 7 था तो 7 आ गया, नहीं, यहाँ अगर 2 पावर आ जाती तो इकाई का अंक 9 आ जाता। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो करना है आपको, समझ गए होंगे। सब में एक प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही यहाँ पर
बहुत से उदाहरण हो गए 6, 5, 3 और सब में एक काम, केवल बस ये अंक ध्यान रखना, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर लिखा है 5, 8, 6 और मान लिया लिखा हुआ है 3 या 2, कुछ भी ऐसा लिखा। ये कैंसिल कर दो, इधर ये कैंसिल कर दो, 9 की पावर 4, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 2 6, 4 पंचे 20, 15 चौको 60 हो गया। इधर क्या हो गया 9 की पावर 2। अब इतने में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, एक रहता है, और 9 9 81 में इकाई का अंक एक रहता है, इसलिए 1 इंटू 1 या इसका ही ले लो तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक निकालना आपको आ गया होगा। यहां से हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो क्या पॉइंट होगा कि अब एक बस लास्ट पॉइंट, और अगले क्लास में मैं जो वैसे नंबर सिस्टम हम कहें कि सामान्यता सिद्धांत तो कंप्लीट है, लेकिन अभी मैं इस क्लास में एक पॉइंट पे और चर्चा कर दें कि अगर कभी कभी यही एग्जाम में मल्टीप्लाई या प्लस लगा देते हो, पावर लगी रहती है। जैसे मान लिया यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जैसे लिखा 9, 5, 3, 8, 6 और पावर 5, और यहाँ पर फिर लिखते हैं, मान लिया यहाँ लिख दिया जाए 6, 4, 9, 2, 3 और इसके ऊपर पावर, सॉरी यहाँ पर 5, 3, 9 लिख दिया, यहाँ पर 1, 8, 2 लिख दिया, यहाँ पर फिर कोई ऐसे नंबर लिख दी, जैसे लिख दिया 1, 5, 6, 9 और यहाँ पर 5 लिख दिया, इसके ऊपर पावर लगा दिया 287। अब यहाँ पर हमें इकाई का अंक बताना है, तो थोड़ी सावधानी। पहला पॉइंट कि यहाँ पर यहाँ 6 आना ही है इकाई का अंक, इसमें इस मान में इकाई का अंक 5 आना है। अब इसमें कुछ भी आ जाए, क्या करना है, अगर एक जगह सम अंक और एक जगह 5 आ गया है तो इकाई का अंक 0 ही रहेगा, पहली बात। तो ये तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा उन्हीं नियमों के आधार पर। अगर इसमें 0 होता तब फिर 0 ही हो जाता, लेकिन अगर मान लिया ऐसा ना होता तो हम प्रोसेस क्या करते, तो जैसे करे थे आप अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे मान लिया यहाँ पर 7 होता, यहाँ 3 है और यहाँ पर मान लिया है आपका 8। अब इस केस में क्या करना है, आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे हैं, यहाँ भी कैंसिल कर दे रहे हैं और यहाँ पर भी कैंसिल कर दे रहे हैं। प्लस में तो प्लस इकाई का अंक निकाल के जोड़ के इकाई का अंक बता दिया जाता है, मल्टीप्लाई है ज्यादातर मल्टीप्लाई के लिए आता है, तो यहाँ पर अगर 0 आ जाए तो 0 लिख देंगे, देख करके अवलोकन भी देखा नहीं कि आंसर। लेकिन यहाँ पर चूंकि अलग ऐसे अंक आ गए हैं जहां पर नियमों को, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर दिया, 2 अंक बचाने हमको। मान लिया यहाँ पर ऐसा होता तो ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पर हमने ये कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 7 की पावर ये हो जाएगा 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा और 4 9 36, हमारे पास बचा कितना कि 7 की पावर 3। अब ये करना तो वास्तव में चाहिए मौखिक, क्योंकि हम यहाँ आइडिया लेते हैं कि कुछ ना करो, यहाँ पर सीधा सीधा 4 9 36, 3 बचा, 7 की घात 3 और 7 7 49, 7 343, 3 इकाई का अंक आ जाएगा। लेकिन नहीं अगर कर पा रहे हैं तो आप अभी अभ्यास में यही रखिए कि इकाई का अंक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 7 49, 49 में 4 छोड़ दो, 9 ले लो और फिर 9 7 63, इकाई का अंक 3 या 49 7 की गुणा करके, तो इतने में तो इकाई का अंक क्या आ गया 3। इस मान में इकाई का अंक क्या आ गया, चाहे अलग कहीं लिख लो 3 इसमें। अब इसमें जब निकाला गया तो इसको जब डिवाइड किया तो 20 चक्कू 80, तो 3 की घात यहाँ पे कितना बना 4 और 4 पे उस पर घात कितनी लग गई 20 और इंटू 3 की घात 2। अब ये स्टेप मैं लिखता नहीं हूँ, अब जो ऑफलाइन यहाँ मेरे क्लास करते हैं तो मैं सीधा सीधा उनसे कहता हूँ कि मौखिक ऐसे बताओ, वो करने भी लगते हैं। तो 3 की घात 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। जब मैंने क्लास मैथ का पढ़ाया तो उसमें ऐसा मैंने किया है। अब यहाँ पर 9 आ गया, अब ऐसे इसको करें, चलो ओरल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 21 चौको 84, 3 बचेगा, 8 की घात 3। अब 8 की घात 3 का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 नहीं 64, बड़ा गुणा हो रहा है, 64 में हम 6 छोड़ दे 4 बचेगा और फिर 4 और फिर आगे हमको गुणा करनी है एक बार 8 से, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या मिलेगा 2। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 3 इंटू 9 इंटू 2, 2 9 18, 18 3 54, इकाई का अंक मुझे क्या मिल गया 4 मिल गया। और इस प्रकार से इसकी गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा 4। तो आज इकाई के अंक की चर्चा हुई, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस एक ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर समस्या आती है
अभी मैं मैथ के नंबर सिस्टम में कुछ और विशेष बातें हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन के देखे गए हैं, डाले गए हैं, जहां पर ये तो आपका सैद्धांतिक रूप से था। अब उसमें 4 पैर और पैर सिर वाले क्वेश्चन, साथ साथ नियमों को लेकर के, समवर्ग वितरण नियम को लेकर के चर्चा, और एक पॉइंट और शेष रहा है, वो ये 1-2 पॉइंट हैं जो मैं एक छोटा क्लास डालूंगा नेक्स्ट, वो उसमें सारी बातें आ जाएंगी। आज को यहीं तक, और आपका इकाई के अंक से क्लास आपका ये नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास कंप्लीट हुआ। यहाँ से लगभग सिद्धांत के रूप में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो सारे हो गए, जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आप इनको ध्यान दें, देखें, बड़ा इजी वे में सब हो जाएगा। ठीक है।